हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हम यहाँ पे वन दरोगा की तैयारी बेहतरीन ढंग से कर रहे हैं, जिसमें हम जो है 9th और 10th की एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो और एक साइड से जो हम यहाँ पे क्वेश्चंस लगा रहे हैं। तो ये जो भी सेशन है आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं, क्योंकि यहाँ से आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप एनसीईआरटी पढ़ना चाहते हैं तो आप एनसीईआरटी भी हमारे चैनल पे जो है कई वीडियो अपलोड हो गई है। लगभग 9th का हमने जो है फिजिक्स और केमिस्ट्री यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है, और उसके बाद जो हम 10th का फिजिक्स और केमिस्ट्री यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। तो उम्मीद है दोस्तों आप वीडियो को देख रहे होंगे। अगर आप भी तैयारी कर रहे हैं तो देखिए, आज हम जैसे हम इस प्रकार से पहले हम जो है फिजिक्स के एमसीक्यूज लेके आते हैं, एक दिन हम जो है केमिस्ट्री के, और तीसरे बायो। तो जैसे हम कल हमने बायो के यहाँ पे क्वेश्चंस पढ़े थे, और आज जो हम यहाँ पे केमिस्ट्री के क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और कल हम फिर से फिजिक्स के क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो देखिए दोस्तों, इसमें आता है आपका पहला, यहाँ पे केमिस्ट्री के कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, तो देखिए परमाणु संरचना पे आधारित यहाँ पे क्वेश्चन होने वाले हैं आज के आपके। तो देखिए पहला आता है, परमाणु नाभिक के अवयव हैं। तो जो आपका परमाणु होता है, ठीक है, तो परमाणु बेसिकली इस टाइप का होता है, और जो उसका नाभिक होता है, तो नाभिक में आपके जो है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन यहाँ पे पाए जाते हैं, और कक्षाओं में आपके इलेक्ट्रॉन रहते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, जो परमाणु नाभिक होता है उसके अवयव क्या क्या होते हैं। तो परमाणु नाभिक के अवयव आपके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। अगला क्वेश्चन आता है आपका, आणविक संरचना के बारे में सही कथन है। तो जो आपके आणविक संरचना होती है उसमें बेसिकली सही कथन इसमें देखिए, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन जो है न्यूक्लियस में होते हैं। ठीक है, और प्रोटॉन आप और न्यूट्रॉन आपको पता है यहाँ पे नाभिक में होते हैं, और तथा इलेक्ट्रॉन जो है आपके कक्षाओं में होते हैं, या इसके जो है परमाणु के यहाँ पे न्यूक्लियस के इर्द गिर्द होते हैं, जो कि कक्षाओं में यहाँ पे चक्कर लगाते हैं। तो आपको ये बात याद रखनी है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन आपके नाभिक में स्थित होते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो आपके परमाणु की कक्षाओं में होते हैं। नेक्स्ट आता है आपका, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होते हैं वो तथा फोटोन में से वह अणु जो जो है बेसिकली आपका एटम का भाग नहीं है। ठीक है, अणु का भाग नहीं है। तो अणु का इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं, लेकिन फोटोन जो होते हैं वो यहाँ पे अणु में नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये परमाणु था, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन यहाँ नाभिक में होते हैं, और आपके इलेक्ट्रॉन यहाँ कक्षाओं में होते हैं, और फोटोन इसमें नहीं होते हैं। नेक्स्ट आ जाता है आपका, जो खनिज यौगिक होते हैं, खनिज मिश्रण तथा प्राकृतिक तत्व में से जो है एक ही प्रकार का परमाणु मिलता है। तो जो बेसिकली आपके प्राकृतिक तत्व होते हैं, इनमें जो है एक ही प्रकार के यहाँ पे परमाणु मिले होते हैं। ठीक है, और अगर आप मिश्रण की बात करें तो मिश्रण में जो आपका मिश्रण, इसका नाम से ही आपको पता लग रहा है कि इसमें विभिन्न तरह के परमाणु यहाँ पे मिश्रित होते हैं। ठीक है, और खनिज यौगिक में भी आपको पता है यहाँ पे विभिन्न प्रकार के परमाणु होते हैं। नेक्स्ट आ जाता है आपका, परमाणुीय नाभिक को खोजा था। तो जो आपका परमाणु होता है उसके नाभिक की खोज बेसिकली आपके जो है रदरफोर्ड ने की थी। ठीक है, ये आपको यहाँ से याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन आता है आपका, एटम में न्यूट्रॉन की खोज की थी। तो जो आपका न्यूट्रॉन की खोज की थी वो आपका जेम्स चैडविक ने की थी। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ से बन जाता है, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन में से एक अणु जो है परमाणु कण नहीं है। तो आपको मैंने जैसे कि बताया था, न्यूट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन ड्यूट्रॉन यहाँ पे नहीं होता है। अगला आ जाता है, इलेक्ट्रॉन, पॉजिट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, फोटोन, इलेक्ट्रॉन तथा न्यूट्रॉन न्यूट्रियो में से एक कण प्रतिकण युग्म है। तो बेसिकली आपका जो इलेक्ट्रॉन, पॉजिट्रॉन होता है ये आपका जो है प्रतिकण युग्म होता है। यहाँ से आपको ये याद रखना है। आगे आता है आपका, अल्फा कण के दो जो है धनावेश होते हैं, और इसका द्रव्यमान लगभग किसके बराबर होता है। तो जो आपका अल्फा कण होता है उसमें जो दो धनावेश होते हैं वो लगभग हीलियम के एक परमाणु के नाभिक के बराबर होता है। जैसा आपको पता है, हीलियम का जो एक परमाणु होता है यहाँ पे इसके नाभिक में दो आपके प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है, अगर आपके दो प्रोटॉन होते हैं यानी इसका जो है यहाँ पे दो न्यूट्रॉन और दो प्रोटॉन होंगे। तो इसी प्रकार से जो अल्फा कण होता है इसमें भी दो धनावेश होते हैं। ठीक है, अगर दो धनावेश होते हैं तो आप मान सकते हैं कि ये जो है यहाँ पे दो प्रोटॉन के बराबर इसमें इस पे जो है आवेश होगा, तो यह जो आपके हीलियम कण के बराबर होता है। तो आप यहाँ से इसको भी याद रखना है। अगला आता है, हीलियम के नाभिक होते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको भी बताया, हीलियम के नाभिक में जो आपके दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका, अल्फा किरणें होगी आपकी। ठीक है, और ठीक है, अल्फा कण, बीटा कण और गामा किरण जो होते हैं आपके, इनमें से ऋणात्मक आवेश कौन सा होता है। तो जो आपके बीटा कण होते हैं, आपको ये याद रखना है, बीटा कण जो है आपके ऋणात्मक आवेश होते हैं, लेकिन अगर अल्फा कण और
आपकी गामा किरण की बात करें तो ये बेसिकली आपके धनावेश होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन आ जाता है आपका, जो परमाणु होते हैं उनमें जो है, जो परमाणु की कक्षाएं होती हैं उनको जो है भरने का क्रम किससे नियंत्रित होता है? तो उनको जो है भरने का क्रम यहाँ पे जो है अफबाउ सिद्धांत से आपका प्रतिपादित होता है। जैसा कि आपने जो है 11th-12th में पढ़ा होगा, ठीक है, ये 11th-12th की एनसीईआरटी में दिया गया है। तो वहाँ पे जो अफबाउ सिद्धांत यहाँ पे प्रयोग होता है। तो इस प्रकार से इन्होंने कहा था कि जो पहली कक्षा होती है इसमें जो है 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे आपकी, जो दूसरी कक्षा होती है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन नहीं 4 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, ठीक है। इस प्रकार से 2s1 2s2 इस प्रकार से पढ़ा होगा आपने। तो ये बेसिकली अफबाउ सिद्धांत है। अगला आ जाता है रासायनिक तत्व के अणु के संदर्भ में जो है चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध क्या होता है? तो जो अभिविन्यास होता है उससे बेसिकली यहाँ पे क्वांटम संख्या का संबंध होता है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है आपका, जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं उस तत्व का द्रव्यमान संख्या कितनी होती है? तो इसकी द्रव्यमान संख्या 4 होती है। अब दिखाता हूँ मैं कैसे, ठीक है। तो अगर आपकी द्रव्यमान संख्या की बात करें तो द्रव्यमान संख्या न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या को मिलकर होती है, ठीक है। अगर आप न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन कर दें तो ये आपके जो है द्रव्यमान संख्या आ जाती है। तो कोई भी परमाणु होता है अगर उसके नाभिक में जितने न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होंगे वही आपकी द्रव्यमान संख्या होती है। और अगर हीलियम की बात करें तो हीलियम के नाभिक में 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं, तो इसकी जो द्रव्यमान संख्या होती है वो आपकी 4 होती है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है आपका, परमाणु, उसमें वह परमाणु जिनमें जो है प्रोटॉनों की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है वे कहलाते हैं। तो वो आपके समस्थानिक कहलाते हैं। जैसा कि मैंने आपको जो चैप्टर कराए हैं 9th के, ठीक है, 9th की यहाँ पे फिजिक्स के चैप्टर कराए हैं उसमें मैंने आपको डिटेल में समझाया है। अगर अभी तक आपने नहीं देखा तो आप देख सकते हैं यार, वहाँ पे पूरी प्लेलिस्ट पड़ी है, आप देख सकते हैं। उस वहाँ से आपका जो है कॉन्सेप्ट बिल्ट हो जाएगा, ठीक है, कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से वहाँ पे बन जाएगा। तो जैसे कि मैंने आपको वहाँ पे भी बताया था, कुछ परमाणु ऐसे होते हैं जिनके जो है न्यूट्रॉन की संख्या यहाँ पे अलग होती है और प्रोटॉन की संख्या अलग होती है, तो उनको हम यहाँ पे समस्थानिक कहते हैं। अगला पॉइंट आता है, समस्थानिक होते हैं किसी एक तत्व के परमाणु, ठीक है, जिसका क्या होता है आपका, तो जो बेसिकली समस्थानिक होते हैं उनका परमाणु भार भिन्न होता है परंतु परमाणु क्रमांक समान होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका परमाणु क्रमांक तो समान होते हैं लेकिन परमाणु भार आपका भिन्न हो जाता है। भिन्न इसलिए होता है क्योंकि अगर आपको न्यूट्रॉन की बात करें तो जैसे यहाँ पे न्यूट्रॉन की संख्या कुछ और होगी और प्रोटॉन की संख्या यहाँ पे कुछ और होगी, यानी अलग अलग होती है। तो इस प्रकार से आपका यहाँ पे परमाणु भार अलग होता है। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ से बन जाता है कि किसी परमाणु नाभिक का आइसोटोप जो होता है वह नाभिक होता है जिसमें कि क्या होता है, जिसमें आपकी प्रोटॉन की संख्या तो वही रहती है लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या आपकी अलग होती है, ठीक है। तो बेसिकली आपको याद रखना है, जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या अलग होती है लेकिन प्रोटॉन की संख्या आपकी वही होती है, तो उस परमाणु को जो है नाभिक का आइसोटोप कहते हैं, ठीक है। ये आपको पॉइंट यहाँ पे याद रखना है। अगला आता है आपका सम न्यूट्रॉनिक समूह होता है, ठीक है, यानी सम न्यूट्रॉन यानी एक समान जिसमें न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। तो वो समूह आपका जो है कार्बन के होते हैं, ठीक है, कार्बन 6 14, यहाँ पे नाइट्रोजन हो गया आपका 15 और ऑक्सीजन का 8 16। तो ये आपके जो है सम न्यूट्रॉनिक समूह कहलाते हैं। तो आपको ये याद रखना है, ठीक है। एक कार्बन हो गया आपका, एक नाइट्रोजन हो गया और एक आपका ऑक्सीजन हो गया। अगला आता है आपका रेडियो एक्टिविटी मापी जाती है। तो जो आपकी रेडियो एक्टिविटी गुण धर्म होता है ये बेसिकली गाइगर काउंटर से मापी जाती है। ये मैंने आपको क्वेश्चन जो है प्रीवियस क्वेश्चन जो मैंने कराए हैं उसमें भी कराया है। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 2-3 बार आ गया है, ठीक है, क्या पता आगे भी आ सकता है। अगला आता है रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार किया था। तो जो आपकी रेडियो एक्टिविटी का गुण होता है इसका आविष्कार जो है बेकुरेल ने किया था, ठीक है। ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट। आगे आता है आपके रासायनिक एवं भौतिक परिवर्तन और विलयन आदि, ठीक है। तो आगे अगला टॉपिक है हमारा रासायनिक एवं भौतिक परिवर्तन या विलयन आदि। तो इसको पढ़ते हैं। तो देखिए आपका जो पहला क्वेश्चन आता है इसमें भौतिक परिवर्तन का उदाहरण होता है। तो जो आपके भौतिक परिवर्तन होते हैं उसका उदाहरण आपका बेसिकली पानी में अगर चीनी का घुलना, ये आपका सबसे सॉलिड उदाहरण है, ठीक है। तो पानी में अगर चीनी घुल जाती है तो ये आपका जो है भौतिक परिवर्तन का उदाहरण कहलाता है। नेक्स्ट आ जाता है जल का वाष्प में परिवर्तन कहलाता है, ठीक है। तो जो आपकी जल होते हैं, अगर जल का वाष्प में किस प्रकार से परिवर्तन होगा, अगर इसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इसका वाष्प में परिवर्तन हो जाएगा। तो ये आपका बेसिकली भौतिक परिवर्तन कहलाता है। यहाँ पे एक क्वेश्चन और बन सकता है, अगर आपका जो है वाष्प का अगर जल में परिवर्तन हो जाए तो ये भी आपका क्या होगा, भौतिक परिवर्तन। अगर जल का बर्फ में परिवर्तन होता है तो ये भी आपका भौतिक परिवर्तन होगा। बर्फ का जल में परिवर्तन होता है तो बेसिकली आपके सारे भौतिक परिवर्तन यहाँ पे कहलाए जाएंगे। नेक्स्ट आ जाता है रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। तो जो आपके सब्जियों को पकाने
पर जो है उन वो मुलायम हो जाते हैं, तो वो बेसिकली क्या कहलाते हैं, रासायनिक परिवर्तन उनमें होता है। ठीक है, तो भौतिक परिवर्तन बेसिकली उसको कहते हैं अगर वह अपनी पूर्व अवस्था में आ जाता है, लेकिन रासायनिक परिवर्तन में वह अपनी पूर्व अवस्था में नहीं आ सकता। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पे होता है। नेक्स्ट आ जाता है आपका रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है, तो जो आपका दुग्ध आस्कंदन होता है ये आपका बेसिकली रासायनिक परिवर्तन का यहाँ पे एक उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका, देखिए कथन ये दिया हुआ है, उच्चतर तापमानों पर रासायनिक अभिक्रिया तीव्रतर हो जाती है और उच्चतर जो तापमान होते हैं यानी उच्च तापमान पर आणविक गति आपकी जो है कम हो जाती है। तो ये इनमें से जो है आपका ए और दोनों सही है। ठीक है, तो ए और आर यानी ये दोनों कथन आपके सही हैं, जबकि और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ठीक है, तो जो आपका आर है वो इसका जो है सही स्पष्टीकरण है, यानी आप कह सकते हैं जो उच्च तापमान होते हैं उसमें रासायनिक अभिक्रिया आपकी तीव्र हो जाती है यानी बढ़ जाती है, रासायनिक अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। और जो दूसरा पॉइंट आ जाता है, जो उच्च तापमान पर जो होती है आणविक गति वो आपकी द्रुत हो जाती है यानी कम हो जाती है। अगला आ जाता है आपका जल अपघटन में ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो बेसिकली अगर आपका जल का अपघटन होता है तो उसमें जो है ऊर्जा ऊष्मा के रूप में यहाँ पे उत्पन्न होती है। ठीक है, आपको ये याद रखना है, ऊष्मा के रूप में इसलिए उत्पन्न होती है क्योंकि अगर आप जल को गर्म करेंगे तो ये बेसिकली आपका वाष्प बन जाएगा। वाष्प बन जाएगा तो इसमें से जो ऊर्जा निकलेगी वह आपकी जो है ऊष्मीय ऊर्जा कहलाएगी। अगला आ जाता है पास्चुराइजेशन एक प्रक्रिया है। ठीक है, तो जो आपका पास्चुराइजेशन आपकी एक प्रक्रिया होती है, उसमें जो है दूध को पहले बहुत देर तक यहाँ पे गर्म किया जाता है और एक निश्चित समय में अचानक ठंडा कर लिया जाता है। तो बेसिकली आपको याद रखना है पास्चुराइजेशन की जो प्रक्रिया होती है उसमें पहले दूध को गर्म किया जाता है, उसके बाद फिर से किसी निश्चित समय में ठंडा कर लिया जाता है। नेक्स्ट आ जाता है पास्तुरीकरण संबंधित है। ठीक है, तो ये आपका पास्तुरीकरण जो होता है आपका दुग्ध के निर्जमीकरण से संबंधित होता है। नेक्स्ट आ जाता है आपका, अब देखिए इनमें दिया है सही कथन क्या हो सकता है। तो किसी जलीय विलयन का जो है क्वथनांक शुद्ध जल के क्वथनांक से अधिक होता है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, जो आपका जलीय विलयन होता है उसका क्वथनांक जो है शुद्ध जल के क्वथनांक से आपका अधिक होता है। यानी अगर बात करें जलीय विलयन और आपका जो शुद्ध जल होता है, अगर इसकी बात करें तो इनमें जो क्वथनांक आपका जलीय विलयन का क्वथनांक अधिक होता है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक। तो अगर कोई द्रव है, ठीक है, पानी है, उसमें अगर अशुद्धियाँ मिला दी जाएं तो उसका जो है क्वथनांक वहाँ पे बढ़ जाता है। ठीक है, क्वथनांक इसलिए बढ़ता है क्योंकि उसमें जो है अशुद्धियाँ मिला देंगे तो उसका जो है फ्रीजिंग पॉइंट यानी यहाँ पे बढ़ जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है ऊंचाई की जगहों पर पानी जो है 100 सेंटीग्रेड के नीचे के तापमान पर उबलता है क्योंकि जो है वायुमंडलीय दबाव वहाँ पे कम रहता है। ठीक है, तो आपको बेसिकली ये याद रखना है, जहाँ पे हाइट वगैरह होती है, हाइट वाली जगह होती है, वहाँ पे क्या होता है 100 सेंटीग्रेड से के तापमान से भी कम पे जो है आपका पानी उबलना शुरू कर देता है। वह इस कारण होता है क्योंकि जो है वहाँ पे वायुमंडलीय दाब जो यानी वायुमंडल का दाब होता है वहाँ पे कम होता है, इसलिए वह जो है उबलने का बिंदु नीचे आ जाता है, यानी जो आपका बॉइलिंग पॉइंट है वो आपका कम हो जाता है। अगला क्वेश्चन आ जाता है आपका, यहाँ पे दिए गए हैं। तो पहला है आपका नमक और बर्फ के मिश्रण से जो है 0 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे का तापक्रम प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे ये आपका सही है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है नमक जो है बर्फ के हिमांक को बढ़ा देता है, ये आपका गलत है। ठीक है, तो जो नमक होता है वो बर्फ के हिमांक को बढ़ाता नहीं है। हिमांक मतलब जो आपका फ्रीजिंग पॉइंट होता है, तो उसको बढ़ाता नहीं है लेकिन उसको जो है वहाँ पे कम कर देता है। अगला आ जाता है वह कोलाइडी तंत्र जो कोहरे की में अव्यक्त होता है। तो बेसिकली आपका जो कोहरा होता है, तो कोहरा आपका क्या होता है कोलाइड विलयन होता है। ठीक है, कोलाइड होता है। तो कोलाइड बेसिकली आपका गैस में जो आपका द्रव का मिश्रण होता है। तो अगर गैस में द्रव का मिश्रण हो तो वो आपका कोलाइड यहाँ पे जो है अभिव्यक्ति प्रकट करता है। अगला क्वेश्चन आ जाता है आपका रासायनिक तत्वों की आवर्त सारणी में इलेक्ट्रॉनीय बंधुता किसी एक वर्ग के सदैव ऊपर से नीचे की ओर बढ़ती है। अगर आपकी बात करें इलेक्ट्रॉन बंधुता की, यानी इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड होते हैं आपके इलेक्ट्रॉन बंद होते हैं। ठीक है, जो 2 इलेक्ट्रॉनों के बीच अगर आपका बंद होता है तो वो इसमें दिया गया है कि वो एक वर्ग में जो है सदैव ऊपर से नीचे की ओर बढ़ती है। ठीक है, यानी यहाँ से यहाँ की ओर इलेक्ट्रॉन बंधुता बढ़ेगी। तो ये जो स्टेटमेंट है ये आपका गलत स्टेटमेंट है। अगला आ जाता है किसी एक वर्ग में जो परमाणुवीय त्रिज्याएं होती हैं सामान्यतः तो ऊपर से नीचे की ओर जो है बढ़ती है। तो ये आपका यहाँ पे सही है। ठीक है, तो जैसा आपने देखा होगा एक हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 2 हीलियम का, अगर इसी प्रकार से जो आपके यहाँ पे आ जाते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ब्रोमीन। ठीक है, तो ये आपके जो आपके तत्व होते हैं
तो अगर आप ऊपर से नीचे की ओर आएंगे तो यहाँ पे क्या होगा आपका, यहाँ पे जो है इसकी त्रिज्या बढ़ जाएगी, क्योंकि ये छोटा तत्व है आपका। यहाँ पे इसका परमाणु, यहाँ पे इसमें परमाणु कम है, इसमें परमाणु आपके ज़्यादा हैं, तो बेसिकली इस प्रकार से जैसे जैसे नीचे आएंगे वो आपका बढ़ता रहेगा। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट आपका सही है। अगला आ जाता है आपका, किसी एक आवर्तक के अनुदिश आयनन विभव धीरे धीरे कम होता है। ठीक है, तो ये भी आपका यहाँ पे सही है। तो यहाँ पे जो है आपके कथन दिए गए हैं, तो इस इनमें से जो आपका कथन सही है वो आपका सही कथन मैं आपको बताता हूँ। जो दूसरा कथन है, तत्वों के किसी एक वर्ग में जैसे परमाणु भार बढ़ता है इलेक्ट्रॉन बंधुता कम हो जाती है। यहाँ पे आपको ये पॉइंट याद रखना है, अगर परमाणु भार आपका बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन बंधुता आपकी कम हो जाएगी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन आता है आपका, तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड जो होते हैं उनका सामान्य गुणधर्म होता है। तो जो आपके तीसरे और समूह के, ठीक है, आपने समूह देखा होगा, पहला ग्रुप दूसरा ग्रुप, इस प्रकार से जो आपके पहला हाइड्रोजन हो गया, दूसरा हीलियम हो गया, तो इस प्रकार से आपके समूह रहते हैं। मैं आपको आवर्त सारणी भी जो है एनसीईआरटी वाली क्लास में आपको प्रॉपर ढंग से कराऊंगा। ठीक है, यहाँ पे इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे जो है यार हमारे पास टाइम कम है, क्योंकि हमको यहाँ पे केवल क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, तो देखते हैं। तो देखिए, जो तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड होते हैं वो आपके जो है बेसिक और एसिडिक होते हैं। नेक्स्ट आ जाता है, भूप्रपटी में सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व कौन सा है। तो जो आपका भूप्रपटी होता है यानी भू होता है, तो इसमें जो है आपका बेसिकली ऑक्सीजन जो तत्व होता है ये आपका सबसे ज़्यादा पाया जाता है। नेक्स्ट आ जाता है, भूप्रपटी पर द्रव्यमान प्रतिशत के रूप में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। तो अगर द्रव्यमान प्रतिशत की बात करें तो ये भी आपका ऑक्सीजन यहाँ पे जो है सबसे ज़्यादा पाया जाता है। अगला क्वेश्चन आपका बन जाता है, विश्व में सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व कौन सा है। ठीक है, तो जो विश्व में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला तत्व वो आपका जो है हाइड्रोजन होता है। नेक्स्ट आ जाता है, अगला ये हमने छोड़ दिया था। ठीक है, तो ऑक्सीजन के बाद सबसे अधिक उपलब्ध मूल तत्व कौन सा है। तो अगर बात करें ऑक्सीजन के बाद जो आपका सिलिकॉन होता है वो आपका जो है सबसे ज़्यादा उपलब्ध होता है। चलते हैं नेक्स्ट। अगला आता है आपका, पृथ्वी पर पाए जाते हैं। तो पृथ्वी पे बेसिकली आपके 100 प्रकार के रासायनिक तत्व पाए जाते हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अगला आ जाता है, रेत हो गया, हीरा हो गया, संगमरमर तथा शक्कर में से मूल तत्व है। तो जो आपका मूल तत्व होता है ये आपका हीरा होता है। ठीक है, तो हीरा आपका बेसिकली मूल तत्व होता है। अगर हीरे की बात करें तो हीरे जो है बेसिकली कार्बन से बना रहा होता है, और हीरा जो है सब कार्बन का जो है सबसे कठोरतम रूप है, ये भी आपको याद रखना है। तो हीरा आपका जो है कार्बन का सबसे कठोरतम रूप है। हीरा किससे बना रहा होता है, यह जो है कार्बन का आइसोटोप आपका होता है, ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, हीरे की खनिजीय बनावट है, तो जो हीरा होता है वो बेसिकली आपका कार्बन से प्राप्त होता है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये टॉप क्वेश्चन जो मैंने आपको 30-40 क्वेश्चन जो भी कराए यहाँ पे, आपको उम्मीद है आपको यहाँ पे अच्छे लगे होंगे, आपने जो है इनको नोट कर लिए होंगे। अगर आपको अच्छे लगे, अगर आपको समझ में नहीं आए तो फिर से दोबारा वीडियो देख लो यार। ठीक है, आपका दोबारा से वीडियो देख लो, आराम से आपकी समझ में आ जाएगा। और आगे भी मैं इसी प्रकार के आपके लिए क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन लेके आऊँगा। आज हमने जो है केमिस्ट्री के क्वेश्चन पढ़े, कल हम जो है यहाँ पे फिजिक्स के क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। यानी मैं आपको जो है ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कराने की कोशिश करूँगा। टॉप 50 या टॉप हो सकता है 100 क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे लेके आऊँ। तो उम्मीद है दोस्तों आप मेरे साथ जो एनसीईआरटी के हम यहाँ पे क्लासेस करा रहे हैं, आपको जो है आप उनसे कर रहे होंगे। आपने देखा होगा अभी यहाँ पे जो हमने क्वेश्चन किए हैं, इनमें से जो अधिक क्वेश्चन थे, यानी आप मान सकते हैं 70% क्वेश्चन हमने जो है एनसीईआरटी वाली क्लास में पढ़ लिए हैं। ठीक है, तो अगर आप एनसीईआरटी वाली क्लास पढ़ते हो तो जो यहाँ से आपके लिए जो क्वेश्चन करना आसान हो जाएगा। तो उम्मीद है दोस्तों आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर यार चैनल पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और आपकी तैयारी जो है बेहतरीन ढंग से चल रही होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में।